सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। आशा और विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे। क्यों भाई, सभी लोग स्वस्थ हैं ना? चलिए, आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन ये मानते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पूरी मनोयोग के साथ अपना विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, एक बोध वाक्य है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जैसा कि बच्चों आप सब लोग जानते हैं, कार्य की सिद्धि कर्म करने से होती है। केवल अपने मन में किसी फल की इच्छा करने से, तरह तरह की सोचने से कि हमें ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, तो अपने उद्देश्य को और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से आपको कर्म करना पड़ता है। कर्म से ही कार्य की सिद्धि होती है, केवल मन में सोचने से नहीं। जैसे जंगल का इतना बड़ा जो राजा शेर है, वो भी अपने शिकार के लिए, अपनी पेट की क्षुधा को मिटाने के लिए उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मृग आकर के सीधे उसके मुख में प्रवेश कर जाए और उसकी भूख को शांत हो जाए। तो निश्चित रूप से अगर आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको परिश्रम करना पड़ेगा। बच्चों, आज मैं अपने वीडियो में जो आपकी पुस्तक है, सप्लीमेंट्री बुक, पूरक पुस्तक इसको बोलते हैं, कृतिका का दूसरा पार्ट है। इसका नाम है मेरे संग की औरतें। क्या नाम है बच्चों? मेरे संग की औरतें। पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें। और इस पाठ को जो लिखा है, इस पाठ को लिखा है मृदुला गर्ग जी ने। इस पाठ का जो प्रसंग है, जिस पाठ की जो सारांश है, इसको मैं 2 खंडों में विभाजित करूँगा क्योंकि पाठ का सारांश बड़ा है। तो आज हम आपको आधा सारांश बताएंगे और आधा कल बताएंगे। तो पाठ का प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। मृदुला गर्ग जी ने अपने जीवन का अनुभव, अपने जीवन में उन्होंने जो कुछ भोगा है या जो कुछ देखा है, उसको अपनी इस लेखनी के माध्यम से आपके बीच में शेयर किया है। तो वो मृदुला गर्ग जी बताती हैं कि जो मेरी नानी थी, नानी बच्चों किसको कहते हैं? जो माता जी की जो माता जी होती हैं, उन्हें नानी कहते हैं। जो माता जी की जो माता जी अर्थात मेरी नानी को ना तो मैंने कभी देखा था और ना उनसे कभी कोई कुछ बातें सुनी थी। हाँ, केवल 1-2 बार जब मैं अपनी ननिहाल गई तो अपने नाना जी से या आसपास पड़ोस से या अपनी माता जी से जो कुछ भी सुना, तो उसी आधार पर कि एक कामकाजी महिला जो उनकी नानी थी, बहुत ही पर्दा करने वाली महिला थी और उनकी जो शादी हुई थी, एक ऐसे व्यक्ति से शादी हुई थी कि जो विलायत में पड़े हुए थे और उनका जो रहन सहन सब विदेशों जैसा था। मतलब विदेशियत यानी अंग्रेजियत की रंग में वो रंगे हुए थे। और हमारी जो लेखिका की जो नानी, उन पर कोई ध्यान नहीं देना। तो इस प्रकार से फिर भी उस समय हमारे देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। तो आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से बहुत से हमारे स्वतंत्रता सेनानी उसमें भाग ले रहे थे, अपने जीवन की आहुति दे रहे थे। तो एक सामान्य रूप से काम काज करने वाली महिलाएं, घर में रहने वाली महिलाएं, सामान्य लोग किस प्रकार से आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ अपना पुण्य कार्य कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अपना पुण्य योगदान दे सकते हैं। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो थोड़े छोटे छोटे कार्य से भी हम अपने देश को महान बना सकते हैं। तो बताते हैं कि उनकी माँ ने बताया मृदुला गर्ग जी को कि मेरी माँ ने कभी किसी से बोलती नहीं थी, अपनी काम से काम मतलब रखती थी। पिताजी भी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो इस प्रकार से जब देखा कि उनकी आयु बहुत निकट हो गई है, जीवन लगभग समाप्त होने वाला है, तो उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे या स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जो एक नेता थे, मिस्टर प्यारेलाल शर्मा जी को बुलाया। मिस्टर प्यारेलाल शर्मा जी को बुला करके कहा कि ये मेरी बेटी है और ये मैं अपनी बेटी का हाथ आपको सौंप रही हूँ और इसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कराना है जो स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा हो। तो कह रहे हैं कि मेरी शादी फिर एक ऐसी व्यक्ति से हुई जो उस समय
बहुत योग्य, पढ़ने में बहुत योग्य थे, इंटेलिजेंट थे। उस समय की ICS परीक्षा में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ सरकार ने उनको उस परीक्षा में बैठने से रोक दिया, क्योंकि वो सकारात्मक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रहे थे। तो कहते शादी के बाद जो मेरी माँ थी, माँ भी एक अच्छे घराने से थी, क्योंकि पिताजी ने कुछ काम कराया नहीं था, तो बहुत ही नाजुक सुकुमार थी। और जब यहाँ पर आई अपनी ससुराल में तो उनको बहुत लाड़ प्यार मिला। बल्कि यह था कि उनको जो वस्त्र थे, खादी के जो बने हुए वस्त्र, जो भारी साड़ियाँ थी खादी की, वो भी पहननी पड़ती थी। इस प्रकार से ससुराल में आकर के वो किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर सामंजस्य बिठाया। वो कह रहे हैं कि मेरी जो माँ थी तो वो बहुत ही खुले मिजाज की थी। उनकी सलाह मशविरा घर के सभी सदस्य लेते थे और उनकी बात को मानते थे। हालांकि उनको घर में किसी प्रकार को काम के लिए नहीं कहा जाता था। कह रहे थे कि जो मेरी जो दादी की जो सास थी, परदादी थी, वो भी उस समय घर में अपना सहयोग देती थी, सुझाव देती थी। इस प्रकार से वो पुराने ख्यालात के होते हुए भी उनके अंदर नई सोच थी कि सब लोग जैसे कहते हैं कि हमारी बहू है, सबसे पहले हमारे पुत्र बहू के पुत्र हो। तो उनकी जो परदादी थी वो चाहती थी कि पहले मेरी बहू, मतलब जो मेरी नत बहू है, उसको सबसे पहले बेटी ही हो और एक नहीं। इस प्रकार से कहते हैं कि वो अपनी कुलदेवी के मंदिर में जा कर के वहाँ पर उन्होंने उनकी पूजा अर्चना की और वरदान मांगा कि मेरी बहू के सबसे पहले पोती ही हो। और लोगों का विश्वास था कि कहीं न कहीं हमारी जो परदादी है उनका अटैचमेंट ईश्वर से है और वो नित्य ईश्वर से बातें करती हैं। तो ये हुआ कि निश्चित रूप से, और हमारी माँ के जो पहली संतान हुई वो बेटी हुई। और कहते हैं कि एक हमारी जो परदादी थी, एक ऐसे चोर को भी उन्होंने एक सही राह में दिखा दिया। कहते हैं उनके घर में एक शादी का फंक्शन था, सब लोग चले गए। अचानक चोर ने सोचा कि अब मैं जाकर के चोरी कर लेता हूँ। और तो दादी ने सोचा कि मेरी नींद यहाँ खराब होगी, तो जिस कमरे में जेवरात रखे थे, सोना चांदी इत्यादि जो कीमती सामान रखा था, आज वो अपना कमरा बदल करके उस कमरे में शिफ्ट हो गई और जगती भी रहीं। चोर को पहले से पता था कि इस कमरे में मुझे चोरी करनी है। जैसे वो प्रवेश हुए उस कमरे में, दादी ने कहा कि कौन? तो चोर सहम गया, बोलो मैं ऐसा कहता। उन्होंने कहा कि इधर आओ, मेरे पास आओ और जल्दी से ये लोटा लो, इस लोटे से जाओ और कुएं से पानी लाना और ठीक से कपड़े से छान करके लाना। तो चोर बेचारा हकबका सा रह गया और जाकर के कुएं से पानी लाया, तो दादी को दिया। तो आधा पानी दादी ने पी लिया और आधा पानी चोर को पिला दिया। अब वो दादी कहती हैं कि देखो बेटा, कि मेरा तुम्हारा संबंध माँ और बेटे का हो गया, इसलिए तुम ये काम करना छोड़ दो और मेहनत परिश्रम से पैसा कमाओ। तो बताते हैं कि वो एक अच्छा ईमानदार किसान बन गया और उसका जीवन संभल गया। तो इस प्रकार से बच्चों, इस कहानी का आधा सारांश यह है। शेष इसका जो भाग है मैं आपको कल बताऊँगा। धन्यवाद।